Hello everyone, most welcome to Super Coaching IAS by Textbook. I am सोनप्रिया। दोस्तों मैं आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्टबुक सर्च करके, जहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मेरे क्लासेस के लिंक, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस, सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड यस, आज का आपका जो सेशन है ये अपने 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग जो चैलेंज है उसी का हिस्सा है। और आज आपका GS1 हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी मेंस से लिया गया है। एंड बच्चों क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया। तो क्या है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, किन किन फील्ड्स में, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ड्यूरिंग द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। सो आप यहां पे पूरा ये जो पीरियड है इसको कवर करेंगे। एंड यस, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट emerged in response to colonial rule। तो आपका क्वेश्चन जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है ना। दिस क्वेश्चन इज इन इट टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें आपसे कहा गया है कि कलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद जो है उसका भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या असर पड़ा, क्या इंपैक्ट रहा। दूसरा है कि इस इंपैक्ट के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, जिस तरीके से लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, वो किस किस फॉर्म में था। सो होपफुली यू विल राइट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। टाइमर आपका यहाँ पे ऑन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन को कीजिए, ट्राई कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइन आउट करने का। एंड इसके बाद में जब टाइमर का टाइम आउट हो जाएगा, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन कि आपको की टर्म्स कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से फैक्ट्स को इंक्लूड करना है, किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ताकि आप एक मेंटल सेटअप जो है ना, उसको डेवलप कर पाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना कैसे होता है। इवन फॉर नॉट दिस क्वेश्चन, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कैसे स्ट्रक्चरिंग की जाए। ऑल द बेस्ट एंड आई होप योर टाइम विल स्टार्ट सून। Just give me a minute. Your time starts now. All the best. इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो की टर्म है उसकी डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद जो है उसकी डेफिनेशन से यहां पे शुरू कर सकते हैं। और आप जानते हैं कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो एक वीक कंट्री का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करती है, आर्थिक शोषण करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक भारत का किया। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वीक कंट्री के वो यूटिलाइज किए जाते हैं मदर कंट्री के बेनिफिट के लिए। इन आवर केस इंडियन रिसोर्सेज वर यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री दैट इज इंग्लैंड। सो ये हो गया आपका कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इंडियन कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है ना। हाउ इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, उसका क्या इंपैक्ट रहा, किस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ लिख देंगे कि कैसे फॉर अराउंड 200 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली इंडिया जो है इट वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बीइंग अ कॉलोनी है ना, देयर वर वाइड रेंजिंग इंपैक्ट, देयर वर वाइड रेंजिंग इंपैक्ट ऑन डिफरेंट एरिनाज। और साथ साथ में बिकॉज द ब्रिटिश, एक मिनट ये लिख लेते थोड़ा सा, इंपैक्ट
on different arenas. और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बेसिक प्रिंसिपल होता है गवर्नेंस का, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, उसको वायलेट किया, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए, वहां के लोगों के बेनिफिट के लिए, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के बेनिफिट के लिए, इसलिए पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। तो आप यहां लिख सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल जो है गवर्नेंस का, उसको वायलेट किया गया by the British, and so people at different times, है ना, people in different parts of the country, देश के विभिन्न भागों में, है ना, in different parts of the country at different times resisted against it, resisted against the British, against the British through various methods। बस खत्म। हमने एग्जामिनर को कॉलोनियलिज्म से हम क्या समझते हैं, है ना, कॉलोनियलिज्म से हम क्या समझते हैं, इंडिया कैसे ब्रिटिश की कॉलोनी रहा उसके बारे में बता दिया। अपने इंट्रोडक्शन के सेकंड पैरा के अंदर, यहां देखिएगा, दिस कम्स इनटू द फर्स्ट पैरा, और सेकंड पैरा के अंदर हमने इसको क्वेश्चन से भी लिंक कर दिया कि इंपैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स पे रहा, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइटेशन किया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को वायलेट किया, लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, उन्होंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम रिवोल्ट किया, इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस किया। अब चलते हैं आपके मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट में आप इजीली लिख सकते हो यहां पे अपनी फर्स्ट हेडिंग को, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन इंडिया। और फिर क्या करेंगे, इसके आसपास एक ऐसे बॉक्स बना के, इसको ठीक से बनाना बॉक्स, थोड़ा सा इतना ज्यादा अनइवन नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक गुड, क्योंकि आपका आंसर जितना अच्छा प्रेजेंटेबल होगा उसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी होगी, एग्जामिनर थोड़े ज्यादा मार्क्स दे देगा अगर रेलिवेंट कंटेंट लिखा है तो। अब आप आगे क्या करेंगे, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये जो आप हेडिंग दे रहे हैं, ये हेडिंग जो है मेन कंटेंट की, वो क्वेश्चन से पिक कीजिए। एग्जामिनर को पता रहना चाहिए बच्चे ने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को एड्रेस किया है। अब उन्होंने खुद ही आपसे कह दिया कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा, क्वेश्चन में कहा है ना, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा। इन्होंने आपसे कहा है पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या रहा, और आपसे कहा है सोशल इंपैक्ट क्या रहा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो सब हेडिंग्स हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की जो सब हेडिंग्स हैं, उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंपैक्ट जो है ये आएंगी, 3 सब हेडिंग। अगर हम इकोनॉमिक में देखें तो इसके अंदर जो सब हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट, है ना, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट। इसके बाद में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इंपैक्ट, और क्या आएगा, और यहां पे आएगा ट्रेड पे इंपैक्ट, आप चाहें तो आप यहां पे लिख सकते हैं पॉवर्टी फिगर्स। सो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो आप जानते हैं इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी, है ना, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा शोषणकारी थी इनकी भू राजस्व नीति, चाहे आपका परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें, है ना, रैयतवारी भी ऐसा ही था। अगर इसके अलावा हम देखें तो आप जानते हैं इन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, कमर्शियलाइजेशन या व्यवसायीकरण। इन्होंने क्या किया, फूड क्रॉप्स की जगह पे वो क्रॉप्स उगाने लगे जिन पे मार्केट में अच्छी दाम मिलते थे, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें, लेकिन हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज होने लगी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड जो है उसका
फ्रेगमेंटेशन, है ना, लैंड जो है उसका फ्रेगमेंटेशन। हो क्या रहा था, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, है ना, लैंड जो है वो लिमिटेड था, ऊपर से ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जिसके तहत इंसान को टाइम पे रेवेन्यू देना पड़ता था चाहे जो बन पड़े, और उसके लिए कभी कभी वो मनी लैंडर के पास में अपनी जमीन को गिरवी रखता था, कभी अपनी जमीन का एक हिस्सा जो है उसे बेच देता था, या फिर बहुत सारे जो हमारे आर्टिशन क्लास हैं जिसके जॉब छिन गए थे सिटीज के अंदर, वो रूरल एरियाज की तरफ जाने लगे। सो आपके लैंड पे फ्रेगमेंटेशन होने लगा और जो प्रेशर था वो बढ़ने लगा। जमीन उतनी है, लोग जो जमीन पे काम करना चाहते हैं वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एक्सप्लॉयटेटिव है, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, और क्या देख रहे हैं, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसे ही अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी हमारे यहां पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और धीरे धीरे हमारे जो लोग शहर में रह रहे थे वो गांवों की तरफ जाने लगे, रूरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ग्रामीकरण। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन, ये इनकी पॉलिसीज रही। आप ट्रेड की बात कीजिए, किस तरीके से वन वे फ्री ट्रेड जो है उसको किया गया कि भाई इंडिया से जो माल वहां जा रहा है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन ब्रिटेन से इंडिया में जो मंगवाया जा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है। They destroyed our foreign market as well as they destroyed our domestic market. इतने लोग जो हैं वो पॉवर्टी के ट्रैप में चले गए, फैमिन से मर गए, बार बार अकाल पड़ते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सो आप ये सब जो पॉइंट है की पॉइंट्स लेके इकोनॉमी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल इंपैक्ट की बच्चों बात करें यहाँ पे, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वगैरह किया गया। आप जानते हैं 1833 में मैकॉले कमीशन है। यहां पे आप कह सकते हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको इन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया, है ना। हमारा जो लोअर हाउस, अपर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभा वगैरह, विधान परिषद वगैरह, ये जो सिस्टम हमारे यहाँ पे आया हमने अडॉप्ट किया, हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया, जो उन्होंने हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। बट हाँ, यहाँ जरूर मेंशन कीजिएगा कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फायदा है वो बहुत गिने चुने लोगों को हुआ, ओनली अ फ्यू बेनिफिटेड। इन रियल सेंस ये सिस्टम पूरा यूज किया जाता था लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ पे प्रशासन जो है उसका जो केंद्रीकरण है वो इनके टाइम से ही शुरू हुआ। लोकल जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो आप पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में लिखिए, है ना, किस तरीके से मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके स्टेट्स को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। आप यहां पे लिख सकते हो कि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, रूल ऑफ लॉ की शुरुआत की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत की, लेकिन ये सब कुछ ब्रिटिशर्स को बेनिफिट करने के लिए किया गया था, ना कि इंडियंस के लिए। सोशल इंपैक्ट आप यहां लिखिए, किस तरीके से इन्होंने हमें कास्ट लाइंस पे, है ना, रिलीजियस लाइंस पे और रीजनल लाइंस पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो का इस्तेमाल किया। हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और हमारे यहां पे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ जो कल्चर है ना, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर, ड्रेसिंग सेंस में, फूड चॉइसेस में, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रेफरेंस की तरफ। तो इन्होंने एक तरीके से हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को हार्म करके हमारे कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण कर दिया। सो ये की पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द कंटेंट पार्ट। अगर आप यहां देखिए बच्चों तो फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल, है ना,
क्वेश्चन यही है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल अब इसमें आप यहां लिख सकते हैं किस तरीके से हमारे यहां पे आर्म्ड रेजिस्टेंस हुआ। अब सन्यासी विद्रोह है, 1857 का रिवोल्ट है, क्रांतिकारी एक्टिविटियां हैं, है ना, क्रांतिकारी एक्टिविटीज हैं या गतिविधियां हैं। आप आर्म्ड रेजिस्टेंस मेंशन कर सकते हो कि हाउ पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑल दिस। आप यहां पे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में क्या लिखेंगे, होम रूल लीग मूवमेंट हो गया, है ना, होम रूल लीग मूवमेंट हो गया। आप यहाँ पे स्वदेशी एंड बॉयकॉट को मेंशन कर सकते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार को। आप यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, है ना, आप यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चरल रेजिस्टेंस, रिलीजियस रेजिस्टेंस, आर्य समाज, है ना, आर्य समाज was fighting against the Christianization of Hindus. They were fighting against how Hindus were being converted to Christianity, है ना, the manner in which Hindus were being converted into Christianity. Religious resistance, social resistance, social resistance, हमारे अपने कल्चर को, जैसे वीर सावरकर हैं, है ना, हमारे अपने कल्चर को प्रमोट करके, तिलक हैं, इन लोगों ने क्या किया, हमारे रिलीजन को, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे ट्रेडिशन को सेलिब्रेट किया। सो सोशल रेजिस्टेंस डेवलप किया गया इनके अगेंस्ट। आप ये सारे पॉइंट्स यहां मेंशन कर सकते हैं कि लोगों ने आर्म्ड रेजिस्टेंस किया है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस किया है, सोशल रेजिस्टेंस किया है, रिलीजियस रेजिस्टेंस किया है। दिस इज द मैनर पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। फिर आप, अगर मैं कंक्लूजन की यहां पे बात करूं, तो कंक्लूजन के अंदर आपको क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर आपको नॉर्मली लिखना है कि कॉलोनियलिज्म इज एक्सप्लॉइटेटिव बाय इट्स वेरी नेचर, है ना, कि कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद जो है एक्सप्लॉइटेटिव है, एक्सप्लॉइटेटिव बाय वेरी नेचर, है ना, इसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। आप दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को मदर कंट्री के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलोनियलिज्म इज एक्सप्लॉइटेटिव बाय वेरी नेचर एंड ब्रिटिश exploited Indian resources and Indian people and thus, है ना, and thus had to face resistance from people, had to face resistance from people, which took various shapes. Some of these were successful, some of these were less successful. इनमें से कुछ जो हैं वो थोड़े कम सक्सेसफुल रहे। अदर्स लाइक मास मूवमेंट अंडर गांधी, है ना, लाइक मास मूवमेंट, जन आंदोलन, मास मूवमेंट अंडर गांधी were quite successful and India achieved its freedom, है ना, and India achieved its freedom. बस हो गया कंक्लूजन। बेसिकली कंक्लूजन में करना क्या होता है, ऊपर जो लिखा है
उसका सारांश लिखना होता है, बस निचोड़ लिखना होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप दिस विल हेल्प यू। आप अपने आंसर्स को लिख करके सबमिट कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड बच्चों, अगर आप सुपर कोचिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज हमारी जो 9th फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड होप दिस हेल्प्स यू। और बच्चों, अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप लिख करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। आई विल रिव्यू द फर्स्ट 5 आंसर्स। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे लिए भी सेलिब्रेशन का दिन है। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 9th फाउंडेशन डे एनिवर्सरी, और इसी मौके पे आपके लिए एक सेल ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको ये जो पूरा कोर्स है, यू आर गेटिंग ओनली इट फॉर 23,999। सेल आपकी 6 to 9th जनवरी तक रहेगी, 9th जनवरी को रात को 12 बजे तक। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स। लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड यस, आप कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, उसके बिना ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सोनप्रिया, SONPRIYA, आपको ये यूज करते से कोर्स की फीस हो जाएगी पूरे साल की 23,999। इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड है, स्टडी नोट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ग्रो वाइजर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।